म्यूट कर लीजिए जिनका माइक। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे? एनीबॉडी कैन रिकॉल? कैन एनीबॉडी? कहां तक हम पढ़े? किस हेडिंग में क्या समझ रहे थे? हाउ आर फॉरेन सब्सटेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, यही डिस्कस कर रहे थे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। तो ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि कैसे फॉरेन सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा, क्योंकि फॉरेन सब्सटेंसेस को एक तरह का तो है नहीं, वेराइटी ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस है। ओके, सम फॉरेन सब्सटेंसेस जो है वो सेल सरफेस पर अटैच्ड है, कुछ तो होल पैथोजन ही फॉरेन सब्सटेंस है। ओके, या पैथोजन का फ्रेगमेंट है। ओके, और कुछ कुछ पैथोजन तो इतना बड़ा होता है, जैसे कि पेट में आपका जोंक, ओके, पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट, जो कुछ पैथोजन इतना बड़ा होता है कि सेल उसको इनगल्फ नहीं कर सकता है। ओके, मैक्रोफाजेस कैसे उसको इनगल्फ करेगा? जोंक है पेट का। जैसे पैरासाइट आपका फाइलेरिया का है। ओके, क्यों फाइलेरिया का पैरासाइट स्किप कर गया? क्योंकि उसका लार्वल फॉर्म बड़ा हो गया, वो लिम्फेटिक नोड्स में है, हाइड किया हुआ है, वहीं पर मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है, एलिफेंटियासिस हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ जमा होते होते, पानी उसमें जमा होते होते फिर पूरा पैर उसका हाथी जैसा हो गया। तो फाइलेरिया तो कहने का मतलब हुआ कि इम्यून सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंटली चैलेंज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन से। कैसे कैसे पैथोजन है आप देख रहे हो, आजकल कोरोना वायरस है। ओके, वायरस टाइप, वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, या बड़ा पैरासाइट जैसे पेट का जोंक, फाइलेरिया का वर्म, ये सब भी हो सकता है। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। तो कोई एक स्ट्रेटेजी तो काम करेगा नहीं। इम्यून सिस्टम जो है वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगाता है इस सब को क्लियर करने के लिए, और पैथोजन भी तो होशियार है। तो ये एक तरह से हम डाल डाल तुम पात पात की लड़ाई है, ठीक है, होस्ट और पैथोजन के बीच में। होस्ट कौन हुए? हम लोग मान लिए जैसे होस्ट हैं, और पैथोजन जो बीमारी काउज कर रहा है हमको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दोनों तरह के पैथोजन होते हैं। तो जो हमारे बॉडी में गए और हमारे इम्यून सिस्टम को हरा दिया लड़के, पैथोजन वो बीमारी काउज कर देगा। और जहां पर हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है, पैथोजन एलिमिनेट हो जाता है, जो ज्यादा ताकतवर है वो बचता है। तो डिफरेंट तरह का स्ट्रेटेजी है। और फॉरेन मटेरियल, इस सब को हम जो बाहर से आया एक कॉमन टर्म देते हैं, एंटीजन नाम है इसका। और ये आप जानते हैं एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल क्या था पहले वाले थ्योरी में, क्या कहा था इन्होंने, कैसे? क्योंकि सवाल क्या था कि डिफरेंट तरह का फॉरेन सब्सटेंसेज है, मिलियन बिलियन टाइप्स ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेज आर देयर, ओके, लिमिटलेस, इनफाइनाइट। सो हमारा एंटीबॉडी जो है कैसे सबके अगेंस्ट डिफरेंट, क्योंकि एंटीबॉडी स्पेसिफिक है एंटीजन की, तो हर तरह के, इतने तरह के एंटीजन का के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है तो उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर भी यूनिक होगा, उसका अमाइनो एसिड कंपोजिशन विल बी यूनिक, तो जीन भी उसका एक होगा, यूनिक होगा, एक होगा जीन। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि बिलियंस ऑफ, और ह्यूमन जीनोम में तो हार्डली 50,000 जीन इज देयर। तो इतने लिमिटलेस वेराइटी ऑफ फॉरेन एंटी जो एनकाउंटर आज तक नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट भी प्री डिटरमाइंड है जीन में पहले से ही। उसको कैसे पता कि आगे चल के इससे एनकाउंटर होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का जो जीन है वो रेडी है। तो दिस वाज द चैलेंजिंग क्वेश्चन, and in the answer to that question various theories were given, selective theory, instructional theory, last lecture आप लोग देख लीजिएगा। ओके,
कि हमने क्या पढ़ाया, ये डिटेल में बताया है। आप लास्ट लेक्चर इसको देख लेंगे। ओके, तो आपको समझ में क्यों रिपीट करें। फिर हम ये इसलिए बताया कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे हमारा, कहां से छोड़े थे और कहां हम आगे चल रहे हैं। अब सेलेक्टिव थ्योरी दिया गया, तो सेलेक्टिव थ्योरी सबसे पहले आया। तो इस कुछ हद तक सेलेक्टिव थ्योरी की बातें आज के दौर में भी साबित हो गई कि ठीक है, लेकिन कुछ जो थे ये भी कल्पना ही थी, क्योंकि उस समय विकास नहीं हुआ था, डीएनए का स्ट्रक्चर भी नहीं लोग जानते थे। तो इसमें फिर मॉडिफिकेशन हुआ। इंस्ट्रक्शनल थ्योरी तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन पहले सेलेक्टिव थ्योरी आया। दोनों कॉपी किया गया था, कहां से, एलरिच वाला से एंजाइम और लॉबकी वाला को लेकर के ये दे दिया सेलेक्टिव थ्योरी, और प्रोटीन फोल्डिंग का मैकेनिज्म से आइडिया लेके इंस्ट्रक्शनल थ्योरी दिया, तो वो तो पूरा रिजेक्ट हो गया इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। ओके, 1940s में लाइनस पॉलिंग के ने दिया था ये प्रोटीन फोल्डिंग का मैकेनिज्म। ये आप लोग लास्ट क्लास में देख लेंगे, मैंने बताया है उसमें। अब जो है सो तीसरा थ्योरी आया, जो कि एक तरह से एडवांसमेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ व्हिच थ्योरी, सेलेक्टिव थ्योरी। सेलेक्टिव थ्योरी को थोड़ा रिफाइनमेंट करके जो एडिशनल नॉलेज प्राप्त हुआ साइंटिस्ट को खोज के द्वारा, उसको फिर नाम दिया गया क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। तो अब इस थ्योरी में क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। इन 1950s selective theories resurfaced as a result of new experimental data। कोई भी थ्योरी, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो प्रूफ नहीं होता है। वैज्ञानिक समाज में उसकी नहीं बनती है कि ये प्रूफ हुआ, जर्नल में पब्लिश होगा, आपने साबित करके दिखाया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि नहीं ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, तब जाकर के एक्सेप्ट होता है, पब्लिश होता है रिसर्च। तो इस समय तक इन्होंने तीन चार पांच लोग थे, मैकफार्लेन, बर्नेट, बहुत बड़ा काम किया। 1 सेकेंड। और नील जर्न एंड डेविड तलमार्क। This model was refined into a hypothesis that came to known as the clonal selection theory। क्या कह रहा है ये हाइपोथेसिस? ओके, और उसके बाद भी कुछ रिफाइनमेंट हुआ और अदर कलीग्स के द्वारा। ये बहुत ही डिटेल मैकेनिज्म, आप हम ऊपर अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं इस सेक्शन में। ये सब जो प्रोसेस है इसके बारे में डिटेल में आपके सिलेबस में आगे अलग अलग यूनिट में है। तो अभी आप अगर ऊपर समझ लोगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड मेनी प्रोसेसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो एक हम इसीलिए जो क्लास में नए आए हैं हम इसलिए बोल रहे हैं, पीछे का भी वीडियो देखोगे तो एक ओवरव्यू हम दे रहे हैं इस चैप्टर में। आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो रहा है सिलेबस का, ऐसा समझिए। बाद में इस सबको हम लोग और पढ़ेंगे। तो इन्होंने दिया क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, फिर रिफाइनमेंट हुआ, क्योंकि बाद में हम लोगों को बी सेल और टी लिम्फोसाइट्स का अलग अलग फंक्शन पता चला, इसलिए और रिफाइनमेंट हुआ इस थ्योरी का। बेसिकली क्या होता है, आप बी लिम्फोसाइट को एक तरह का लिम्फोसाइट नहीं है, बी लिम्फोसाइट में भी अलग अलग तरह के सेल्स हैं, एंड इन द टी लिम्फोसाइट ऑल्सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, सो ऐसा नहीं समझना कि कोई एक टाइप, ये भी एक अलग ही पूरा यूनिट है आपका सिलेबस में। ओके, so according to this theory an individual B and T lymphocyte, अभी आप सिर्फ इतने पर फोकस करो, मान के चलो एक बी तरह का लिम्फोसाइट है, एक टी तरह का लिम्फोसाइट है, कंफ्यूज मत। इसके बाद हम फर्दर डिवीजन बताएंगे इसमें और अलग तरह के क्या क्या होते हैं। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट कहाँ होता है, कहाँ मैच्योर करता है, बोन मैरो में, एंड इट कंटिन्यूज थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, जब से जन्म हुआ तब से लेके अंत समय तक बोन मैरो में मैच्योरेशन होते रहता है। कहां से, बोन मैरो में क्या होता है, प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो में, एंड दोज स्टेम सेल्स जनरेट ए वैरायटी ऑफ सेल्स। आपका रेड ब्लड सेल भी जो है वो बोन मैरो से ही में ही डेवलपमेंट होता है, उसका डिफ्रेंशिएट होता है। खून बनने की पर सुने हो ना, खून कहाँ बनता है, हड्डी के अंदर बनता है। ओके, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बोन मैरो के अंदर
आपका जो लीनिएज है वो हम एक अलग चैप्टर होगा शायद आपके यूनिट में, रेड ब्लड सेल का लीनिएज जो है उसका जो प्रिकर्सर सेल है उसमें डिफेक्ट आ जाता है तो रेड ब्लड सेल बनना बंद हो गया। अब आदमी को क्या होगा, बनेगा ही नहीं खून बॉडी में, तो एक लीथल कंडीशन उत्पन्न हो गई, उसको बाहर से ब्लड देना पड़ता है। तो ये जो है बी लिम्फोसाइट्स जो है, नॉट ओनली द बी लिम्फोसाइट, मेनी अदर सेल्स आर आल्सो मैच्योर्ड इन द बोन मैरो। तो बी लिम्फोसाइट भी जो है बोन मैरो में मैच्योर होता है। ठीक है, आपका न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाजेज ये सब भी बोन मैरो में ही बनते हैं। ओके, इशनोफिल, बेसोफिल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है टोटल। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर होता है थाइमस में, लेकिन बनता पहले है, उसका प्रिकर्सर सेल्स जो है बोन मैरो में बनता है। ठीक है, तो बोन मैरो थ्रू आउट लाइफ रहता है, थाइमस ग्लैंड जो है 13 इयर्स के बाद चला जाता है। तो इस दोनों लिनिएज में बी एंड टी लिम्फोसाइट में पहले क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी भी यही करा, अभी हम थोड़ा आपको बता रहे हैं, ध्यान देना कि जर्म लाइन कैसे इतना ज्यादा एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी और या रिसेप्टर का डाइवर्सिटी जनरेट होता है। ओके, हाउ इट जनरेट्स, तो जर्म लाइन में यानी डीएनए लेवल पर जो जीन इम्यूनोग्लोबिन्स बनाते हैं, एंटीबॉडी जो बनाते हैं यानी रिसेप्टर जो बनाते हैं, बी के ऊपर तो रिसेप्टर होता है और वही रिसेप्टर जो है बाद में सिक्रीट हो जाता है एंटीबॉडी के रूप में। और टी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो सिक्रीट नहीं होता, वो टी सेल के ऊपर ही रहता है। ओके, तो टी सेल जो है जर्म लाइन पर जीन में रीअरेंजमेंट होता है और वहां पर एडिटिंग होता है इन रैंडम वे, और ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जीन अरेंज हो करके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी के अगेंस्ट एंटीबॉडी या रिसेप्टर का उसमें क्या होता है, सीक्वेंस कोड होता है। ओके, इन एट द जीन लेवल, जीन में रीअरेंजमेंट हुआ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विल बी, एक दो भी चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विल चेंज। सो इस तरह से जीन में रीअरेंजमेंट होता है और उसका फिर प्रोटीन प्रोडक्ट जो होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, एंड दैट प्रोटीन प्रोडक्ट विल बी एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस। तो बी सेल लिनिएज में भी वही हो रहा है और टी सेल लिनिएज में भी वही हो रहा है, जीन रीअरेंजमेंट हो रहा है। लेकिन बी सेल पर जो जीन रीअरेंजमेंट हो रहा है और इसके बाद जो सेल सरफेस पर आएगा वो एंटीबॉडी के रूप में सिक्रीट हो जाएगा, और टी सेल सरफेस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो एंटीबॉडी के रूप में सिक्रेट नहीं होता है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हम बताएंगे आगे आपके चैप्टर में, यूनिट में है, उसके साथ इंटरेक्ट करके साइटोकाइन्स भी रिलीज करता है जो कि फिर बी सेल को हेल्प करता है, और साइटोकाइन रिलीज होता है तो अदर सेल्स व्हिच आर इन्फेक्टेड बाय, अभी हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में आगे, अदर सेल्स व्हिच आर इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस। ओके, सो वायरस के लिए एक सेल को डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाना पड़ता है वायरस को किल करने के लिए। ओके, क्योंकि वायरस जो है सेल सरफेस पर नहीं है, वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, आप लोग जानते हो। तो वायरस क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर घुस जाता है और वहां पर लाइटिक साइकिल करके, रेप्लिकेशन बहुत सारा करके, अपना मिलियंस ऑफ कॉपीज बना के सेल को ब्रस्ट करके निकलता है फिर वायरस। तो वायरस सेल के अंदर घुस गया, अपने ही सेल के अंदर घुस गया, होस्ट सेल के अंदर घुस गया, तो ये प्रॉब्लम हो गया इम्यून सिस्टम के आगे, सॉरी, कि उसको कैसे पहचाने, अपने सेल को कैसे पहचाने कि जो इन्फेक्टेड है उसके अंदर वायरस घुसा हुआ है। सॉरी, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट के लिए आसान है, कम से कम दुश्मन दिख तो रहा है कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक सेल है, दिख तो रहा है बैक्टीरिया बाहर है, उसको मैक्रोफाजेस किल कर देगा। लेकिन वायरस जो सेल के अंदर घुस गया उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, उसमें स्पेशल टी लिम्फोसाइट आता है जिसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीटीएल भी बोलते हैं उसको फुल फॉर्म में। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, अब आप समझोगे आसानी से कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी an individual B or T lymphocyte expresses many copies of membrane receptor that is specific for a single distinct antigen। एक तरह के बी लिम्फोसाइट पर एक ही तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इन मेनी कॉपीज। तो डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो एक सेल के ऊपर एक ही तरह का रिसेप्टर है, तो
बहुत तरह के सेल फिर जरूरत होंगे, बी लिम्फोसाइट, बहुत तरह के सेल्स चाहिए, अलग अलग तरह के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर अलग अलग तरह का रिसेप्टर है। तो एक सेल के ऊपर एक ही तरह का रिसेप्टर है, तो बहुत तरह का सेल चाहिए। ओके, बी लिम्फोसाइट समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं प्रॉब्लम है समझने में तो बोलो। हेलो। No, sir. नो सर। सेलेक्टिव थ्योरी में क्या कहा था? सेलेक्टिव थ्योरी में क्या, क्यों ये रिजेक्ट हुआ सेलेक्टिव थ्योरी? और मोस्टली ये ज्यादातर बात इसकी सही हुई, लेकिन एक बात जो गलत हुई इसकी, यही वाली बात गलत हुई ना। सेलेक्टिव थ्योरी में इन्होंने कहा था कि एक सेल के ऊपर, एक समझ लो एक बी लिम्फोसाइट के ऊपर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट, मेनी टाइप्स, और एक टाइप का रिसेप्टर जो है एक टाइप के एंटीजन के साथ ही स्पेसिफिक है। तो मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है, तो एक सेल जो है मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजन इट कैन रिकॉग्नाइज। समझे बात को? मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर तो मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजन इट कैन रिकॉग्नाइज, बट in original what happens is opposite of this. At only one type of receptor is present on the cell. Okay, and if that receptor is encountered by antigen, if that receptor is encountered by the antigen, then only the copy number of that receptor increases on the cell surface. इसी तभी कॉपी नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि अब क्यों बेकार में इंक्रीज करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करेगा? जब तक एंटीजन के साथ उसका चैलेंज नहीं होगा, मुकाबला नहीं होगा। एक भी एंटीजन आ गया, चैलेंज हो गया, मुकाबला हो गया उसका, तो अब समझेगा कि बहुत सारा हो सकता है। कीमोटैक्सिक्स तो है ही, ब्लड में सब सर्कुलेट है। होमोजेनियस मिक्सचर तो ब्लड है नहीं, कहीं लोकेशन पर ज्यादा एंटीजन होगा, कहीं यहाँ पर काटा है तो यहाँ ज्यादा होगा, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लोकेशन पर पैरासाइट है तो वहां पर ज्यादा होगा, उससे थोड़ा दूर पर कम होगा। तो एक भी आ गया एंटीजन तो ये समझ गया कि है इसका सोर्स कहीं। तो अब जो है वो रिसेप्टर जो है समझ गया कि यही वाला रिसेप्टर काम आएगा इसको एलिमिनेट करने में, उस एंटीजन को। बाकी वाला रिसेप्टर तो स्पेसिफिक नहीं है, तो उसको हम क्यों करें? तो क्लोनल ये वाला सेलेक्टिव थ्योरी में यही मिस्टेक था कि बहुत सारा रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब आप इसको समझ लो कि एक ही तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट है एक सेल पर। ये वाली फोटो देखो, एक ही तरह के रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, वन टाइप ऑफ रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन, एंड इफ दैट रिसेप्टर bind with the antigen, then that receptor is selected. ठीक है, that receptor is selected, and after the selection the cells possessing that receptor which has been selected, that cell will go into the clonal expansion. उस सेल का क्लोनल एक्सपेंशन होगा। ये फिगर में नहीं दिखाया क्लोनल एक्सपेंशन। ओके, मैं एक दूसरा फिगर दिखाता हूं, उसमें क्लोनल एक्सपेंशन है। आप वो वाला फिगर बनाना एग्जाम में अगर आया तो, दिस वन। ओके, नॉट दिस वन, नॉट दैट वन, ओनली दैट रिसेप्टर which has come into the contact with the specific antigen, so that cell जो उस रिसेप्टर को बियर कर रहा है, that cell will go in the clonal expansion. Clonal expansion means that cell only will, और उस सेल के जितने भी डॉटर सेल होंगे उस सब सेल के ऊपर सेम रिसेप्टर का प्रेजेंस होगा जो कि स्पेसिफिक है टू दैट एंटीजन व्हिच हैज एनकाउंटर्ड इनिशियली। ये इस वाले सेल का क्लोनल एक्सपेंशन नहीं होगा, इस वाले सेल का नहीं होगा, जिसके साथ एंटीजन का एनकाउंटर हुआ, क्योंकि रिक्वायर्ड है दैट एंड रिसेप्टर इन मेनी कॉपीज, so that cell will go in the clonal expansion. So now this is all about the clonal selection theory. आपका सेलेक्टिव थ्योरी में तो वहीं सिलेक्शन पर रुक गया था। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी थोड़ा आगे चला कि जिसके साथ एक, पहली बात तो ये एक ही तरह का रिसेप्टर है एक सेल के ऊपर, और उस सेल का अगर एनकाउंटर हो गया उसके मुताबिक एंटीजन के साथ, तो वो
सेल जो है सेलेक्ट होकर के फिर उसका क्लोनल एक्सपेंशन होगा, बहुत सारे सेल बनेंगे डॉटर सेल्स, और वो सेल्स जो है एक तरह के एंटीजन एंटीबॉडी रिलीज करेंगे स्पेसिफिक टू दैट, एंड दैट विल एनकाउंटर द एंटीजन and help to eliminate that out of the circulation. Okay, so according to this theory, an individual B or T lymphocyte expresses many copies of a membrane, many copies hai, but a membrane receptor. Okay,